अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के जो तनाज़ात हैं वो चाहे कितनी मर्ज़ी संगीन हों, वो कितने ही लेंथी हों, उनका जो फ़ाइनल सॉल्यूशन होगा वो आखिरकार टेबल के ऊपर ही सॉल्व होगा। उसको आप पीस डायलॉग से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका के जो तनाज़ा चल रहा है, तो 47 ईयर्स के बाद दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो टेबल के ऊपर आ रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बातचीत करेंगे। अब सबसे पहले तो ये जो तनाज़ा है इसके हम कुछ पर्सपेक्टिव की बात करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसके पॉसिबल क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि आप डोंट चेक द डेप्थ ऑफ द वाटर विद बोथ फीट। तो सबसे पहले जो संगीन मिस्टेक थी इस सारी जो एडवेंचर के अंदर वो थी मिस कैलकुलेशन ऑफ द बोथ कंट्रीज़, इसराइल और अमेरिका की। अब इसराइल ने ये जो सारा प्लेटफॉर्म था ये बहुत सारे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं उनको काफ़ी सारों को ये दिया कि आप ईरान के ऊपर अटैक करें क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। लेकिन बहुत सारे जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेजिस्ट किया और अब के जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं उन्होंने ये आखिर कर दिया था और उसका नतीजा उन्हें 40 दिनों के अंदर ही भुगतना पड़ा था। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ थी वो पहले खुली हुई थी, अब ईरान ने जो है वो बंद कर दी है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम इसको खुलवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हम ईरान को जो है वो एटॉमिक पावर नहीं बनने देंगे और तीसरी चीज़ क्या है कि हम रिजीम चेंज करेंगे। अब अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का केस है ये इस जंग से पहले ये कोई तनाज़ा ही नहीं था। फिर दूसरी हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसके इनके जो पहले रहबर थे वो कहते थे कि हम एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे, तो उसका भी इशू नहीं था। और जो तीसरी चीज़ है कि हम रिजीम चेंज करेंगे उसमें भी अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। अब ये जो डायलॉग हैं डायलॉग के ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अमेरिका को इतना ज़्यादा टफ टाइम मिला है। एक दूसरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में जो एक क्राइसिस आया है पेट्रोलियम की वजह से, उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। एक और दूसरा अमेरिका के अंदर जो सारे रियाट्स हुई हैं उसकी वजह से उनको ये फील हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जितनी बड़ी मकबूलियत से वो सामने आए थे उनकी वो जो मकबूलियत थी वो ढेर हो रही थी, जिस वजह से उनको टेबल पे आना पड़ा। और तीसरा कि मिडल ईस्ट का जो प्रेशर था, क्योंकि अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देखते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अमेरिका उन अपने जो अलाइज़ हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सका था। तो ये जो सारा प्रेशर माउंट होता रहा था इस वजह से अमेरिका को टेबल के ऊपर आना पड़ा था। अब टेबल पे आने के बाद जो है वो इस टाइम पॉसिबल सिनेरियोज़ क्या हैं, जब एक सारी जो पार्टीज़ हैं वो टेबल के ऊपर बैठी हैं तो उनको क्या कुछ मिल सकता है इस चीज़ से और वो फ्यूचर में क्या करेंगे। 2 हफ्ते का सीज़ फायर है। इसमें जो ईरान को चाहिए वो क्या चाहिए? ईरान के लिए भी विन विन सिचुएशन ऐसी है कि अभी उनका जो हैंड है वो अपर हैंड के ऊपर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका को ठीक ठाक जिज किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से, और स्पेशली जो उन्होंने रिटेलिएट किए हैं अरब कंट्रीज़ के ऊपर, उस वजह से अमेरिका काफ़ी जो है वो ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है उसको। तो ईरान के लिए अभी पॉसिबल जो विन विन सिचुएशन है वो क्या है कि उसके जो फ्रीजिंग एसिड्स हैं वो उसको वापस मिल जाएँ, एक दूसरा उसके ऊपर जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो अगर ये 2 चीज़ें ईरान को मिल जाती हैं तो मेरा ख़्याल है कि ईरान के लिए मुस्तकबिल जो होगा उनका काफ़ी बेहतर होगा। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे कि इसमें जो पाकिस्तान है उसको क्या मिल सकता है या क्या मिलना चाहिए। देखें, जो भी जब कोई भी कंट्री मुश्किल में होता है और आपके उसके लिए जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं तो आपको अपना पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस देखना होता है कि इस सारी सिचुएशन में आप अपने मुल्क के लिए क्या हासिल कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपके पास जो गैस पाइपलाइन का इशू है, आप उस अपना जो प्रॉब्लम है उसको सामने रख के डिसीजन करवाएं ताकि आपका अपना भला हो जाए और मुल्क के अंदर स्पेशली जो हम फेस कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस वो किसी हद तक कम हो सके। आल दो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो लीडरशिप है जिसने कि इस सारे क्राइसिस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है वो इस सारे मामले से अपने लिए और अपने मुल्क के लिए क्या कुछ अचीव करती है, ये इस पीस डायलॉग से हमें सामने नज़र आएगा। अब आते हैं हम तीसरी साइड पे कि जिसमें अमेरिका के लिए इसमें क्या कुछ है। तो सबसे बड़ा जो इसमें अमेरिकन के लिए जो स्टेक होल्डर हैं वो हैं जेडी वेंस, क्योंकि वो अगले क्या हैं प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। तो अगर ये पीस जो डायलॉग हैं उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो उनका जो मुस्तकबिल है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, तो जिस वजह से उनके लिए एक ये जो पीस डायलॉग है वो तुरप का पता है। तो वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जो डायलॉग हैं वो कामयाब हों। और अगर हम प्रेसिडेंट की कंडीशन देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तो वो जब इस सिचुएशन में फंसे हैं तो उस टाइम उनको आइडिया हुआ है कि मुझे इस जंग से हर हाल में निकलना है। तो वो एक तो क्या कह रहे हैं कि रिजीम चेंज, ठीक है जी, हमने खामनेई साहब जो हैं उनको हमने शहीद कर दिया तो रिजीम चेंज हो गया।
फिर दूसरी चीज़ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हमने खुलवानी थी, आल्दो हम जो है वहाँ से एनर्जी हासिल नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो डेफिनेटली पहले भी खुली थी, तो वो दोबारा खुल जाएगी, तो उससे पॉइंट जनरेट कर लेंगे। तीसरा जो इससे नज़र आ रहा है कि वो जो अफजूदा यूरेनियम है जो कि ईरान के पास मौजूद है, मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और वो कोशिश करेगा कि जो ईरान की एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी भी तरीके से IAEA के थ्रू जो है वो वापस की जा सके, ताकि ईरान जो है वो उसकी जो पॉसिबल कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो न्यूक्लियर बम बनाएगा, उससे उनको रोका जाए। और आई सपोज़ कि ईरान को अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं या जो एनरिच्ड उनके पास यूरेनियम है वो थोड़े टाइम के लिए वो उनको IAEA के साथ मुआहदा करके वापस करनी चाहिए, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में फिर भी ईरान के लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर उसकी जो है वो फ्रीजिंग एसिड्स ओपन हो जाते हैं और उसकी जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो तीसरी साइड पे अगर हम देखें तो ईरान को इस सारी जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की फार्म में जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब मिला है, इसका शायद ईरान को पहले इतना आइडिया नहीं था। तो अगर वो यूरेनियम अफजूदा जो है वो थोड़े टाइम के लिए उसको IAEA को वो वापस कर भी देते हैं या कुछ उसकी मिकदार वापस कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर भी वो ईरान के लिए एक पॉजिटिव सोल्यूशन होगा। अब आते हैं कि इसका जो वे फॉरवर्ड है वो क्या होगा और इस 2 हफ्ते के बाद की सिचुएशन क्या होगी। अभी तो 2 हफ्ते का सीज़ फायर है। अब इस सीज़ फायर के होने के बाद जो 24 घंटों में जो इज़राइल ने लेबनान के साथ किया, वही इस प्रॉब्लम की जड़ भी है कि इज़राइल का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में जिस प्रेसिडेंट ने फंसाया है वो है नेतन्याहू, PM ने, वो नेतन्याहू ने फंसाया है अमेरिका को भी और इसी तरह पूरी दुनिया को भी, और आगे भी मुस्तकबिल में भी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो इज़राइल ही करेगा। अब उसको कौन रोकेगा, उसकी गारंटी कौन देगा, डिपेंड अपॉन दी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ही उसी को जो है वो सपोर्ट कर रहा है और जो मिडल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ वो कर चुका है। क्या वो अपना हाथ रोकेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बट इसकी गारंटी किसको देनी है, इसकी गारंटी डेफिनेटली अमेरिका को देनी है। तो इज़राइल जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी भी फार्म में जो मशरिक़ वस्ता है उसके अंदर पीस को प्रमोट होने की कोशिश नहीं करेगा। वो यही चाहेगा कि उसका जो अपर हैंड है वो मौजूद रहे, और स्पेशली इस सारे सिनेरियो के बाद उसका जो दूसरा बड़ा दुश्मन है वो भी सामने आया, वो है पाकिस्तान के। जिस तरीके से हमने इस पीस डायलॉग के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट किए हैं और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट थी उस पर काफ़ी उन्होंने जो है इसराइल ने हंगामा किया, तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान एक नेक्स्ट उनका जो स्ट्रॉन्ग एनिमी है उसके तौर पे सामने आया है। अब अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो ये जो सिचुएशन है ये कुछ टाइम के लिए वॉलेटाइल ही रहेगी। इसका कंप्लीट सोल्यूशन अभी बताना या निकालना बहुत मुश्किल होगा। आल्दो जब कोई भी पीस डायलॉग्स होते हैं तो वो कई हफ्तों तक या कई सिटिंग्स में वो चलते रहते हैं, लेकिन करंटली अगर इसमें से कुछ अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है तो वो इन सारी पार्टीज़ के लिए कुछ ना कुछ निकल रहा है। अगर वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ के सोचने की कोशिश करेंगे तो सारे जो ममालिक हैं उनको अपने अपने हिस्से का कुछ ना कुछ मिल जाएगा और दुनिया के लिए एक पीस के तौर पे एक अच्छी जो सिचुएशन है वो नज़र आएगी। लेकिन जो सीज़ फायर है वो ऐसे लगता है कि इन डायलॉग से वो थोड़ा सा टाइम मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा, बट कंप्लीट अगर हम इस ईयर की ही बात करें 2026, तो ये एक हॉट ईयर है। हम ये नहीं कह सकते कि इस साल में मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, मज़ीद कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में जो अमेरिका का एतमाद है दुनिया के ऊपर, और स्पेशली जो ईरानी कहते हैं कि हमें बद एतमादी है, कि वो पहले भी क्या हुआ था, मुज़ाकरात हुए थे उसी के दौरान उन्होंने अटैक किया, फिर दूसरी दफ़ा सेम उन्होंने ये किया, तो अब की बार क्या ऐसा चेंज होगा, क्या ऐसी गारंटी होगी कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जो जवाब है वो इन पीस डायलॉग जो आज हो रहे हैं इसके बाद सामने आएगा कि दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा, ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना मुस्तकबिल क्या होगा, और पीस की सिचुएशन क्या होगी। सो सारे लोग जो हैं उनकी नज़रें इस्लामाबाद जो कि पीस प्रमोटर के तौर पे सामने आया है उसी के ऊपर लगी हुई हैं। अल्लाह ताला करें कि पूरी दुनिया में अमन रहे और सारे जो ममालिक हैं और स्पेशली जो ह्यूमैनिटी है जो वो सारे हर तरह के क्राइसिस फेस कर रही है उससे सबका छुटकारा हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।